एवरीवन, कैसे हो सब? आई होप ऑल आर डूइंग वेल। वेलकम बैक टू द चैनल। एज यू ऑल नो, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट की सीरीज चल रही है। प्रीवियस वीडियोस अभी तक नहीं देखी ना, तो पहले उन्हें जरूर देख लेना। आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे सेक्शन नंबर 10A से लेकर के सेक्शन 10I। तो चलो फिर शुरू करते हैं आज के टॉपिक को। चलिए फिर सबसे पहले बात करते हैं सेक्शन नंबर 10A की। जरा सोचिए, एक एक्सपर्ट इंडस्ट्री है, वहां के एम्प्लॉयर्स एंड एम्प्लॉयज, इनके बीच में डिस्प्यूट छिड़ गया है बोनस को लेकर के। लेकिन दोनों ही तरफ के जो पार्टीज हैं, मतलब एम्प्लॉयर साइड की भी एंड एम्प्लॉय साइड की भी, ये सोचते हैं यार कोर्ट में तो बड़े लंबे लंबे केस चलते रहते हैं। कहते कोर्ट में केस भेजने के बजाय क्यों ना हम लोग किसी थर्ड न्यूट्रल पर्सन से ही अपने इस मामले को सुलझा ले। आपको क्या लगता है, ऐसा हो सकता है? यस, बिल्कुल हो सकता है, और यही अब हम इस पॉइंट में भी समझेंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये पॉइंट यहाँ पर ये कहता है कि अगर इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट चल रहा है या इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट होने वाला है एंड वो डिस्प्यूट अभी तक लेबर कोर्ट, ट्रिब्यूनल या नेशनल ट्रिब्यूनल के पास ऑफिशियली नहीं पहुंचा है, तो यहाँ अब एक ऑप्शन मिल जाता है आर्बिट्रेशन का। मैंने जो भी बोला ना कि वर्कर्स एंड एम्प्लॉयर्स चाहते हैं क्यों ना हम एक थर्ड न्यूट्रल पर्सन से मामला सुलझा लें, तो वो थर्ड न्यूट्रल पर्सन ही होता है आर्बिट्रेटर। मतलब कि आई होप आप समझ पा रहे हो कि यहाँ डिस्प्यूट किसी कोर्ट या ट्रिब्यूनल के पास नहीं गया, उसके बजाय कोर्ट के बाहर ही एक थर्ड न्यूट्रल पर्सन से ये लोग मामला सुलझा रहे हैं। तो उसी प्रोसेस को हम आर्बिट्रेशन बोलते हैं। आपको क्या लगता है कि ये जो बोनस का युद्ध चल रहा था, इनके बीच में आपस में डिस्प्यूट छिड़ गया था, एम्प्लॉयर्स चाहते हैं कि हम कोर्ट के बजाय आर्बिट्रेटर से मामला सुलझाते हैं, लेकिन एम्प्लॉयज ऐसा नहीं चाहते हैं। तो क्या आर्बिट्रेशन पॉसिबल है? नो। एम्प्लॉयज चाहते हैं कि हम आर्बिट्रेशन के थ्रू ही मामला सुलझा ले, लेकिन एम्प्लॉयर्स ऐसा नहीं चाहते हैं। क्या आर्बिट्रेशन यहाँ पे पॉसिबल है? नो। मतलब कि दोनों साइड के, अगर एम्प्लॉयर्स एंड एम्प्लॉयज दोनों अग्री करते हैं कि ठीक है, मामले को कोर्ट में भेजने के बजाय हम लोग आर्बिट्रेशन के थ्रू ही सुलझा लेते हैं, तभी आर्बिट्रेशन पॉसिबल है। अच्छा, अब आप लोग सोचिए, आप लोग एम्प्लॉयज हैं, मैं एम्प्लॉयर हूं, और हमारे बीच में बोनस को लेके डिस्प्यूट छिड़ गया है। अब हम लोगों ने आपस में ऐसे बोल के बात कर ली, अच्छा ठीक है, आर्बिट्रेशन के थ्रू करते हैं, जाने तो कोर्ट में। क्या ये ठीक है, ऑरल एग्रीमेंट चलेगा? नहीं चलेगा। यहाँ पर ये जो अग्रीमेंट है वो प्रॉपरली रिटन अग्रीमेंट होना चाहिए। उसमें बकायदा लिखा जाएगा कि क्या डिस्प्यूट है, मामला क्या है, किसको अपॉइंट किया गया है आर्बिट्रेटर, ये सब एक प्रॉपर लिखित में एक रिटन अग्रीमेंट होगा। वही अब इसी में ही एक और फर्दर बात ये भी बताई गई है कि आर्बिट्रेटर होगा कौन। एक आप समझ चुके हो कि एक इंडिपेंडेंट पर्सन होता है, दूसरा लेबर कोर्ट या ट्रिब्यूनल का प्रिसाइडिंग ऑफिसर भी ऐसा आर्बिट्रेटर कोर्ट के मतलब बाहर ही, क्योंकि यहाँ कुछ भी कोर्ट या ट्रिब्यूनल के अंदर नहीं हो रहा, बाहर ही, तो लेबर कोर्ट एंड ट्रिब्यूनल का प्रिसाइडिंग ऑफिसर भी आर्बिट्रेटर हो सकता है। जैसे मान लीजिए टोमू है, वो रिटायर्ड जज है लेबर कोर्ट का, अब वो आर्बिट्रेटर के रूप में काम कर रहा है। ठीक, क्लियर? तो अब यहाँ पे इसका नेक्स्ट सबसेक्शन जो बोलता है वो ये कहता है कि अगर मान लीजिए इवन नंबर में आर्बिट्रेटर्स हैं, इवन नंबर बोले तो 2, 4, 6, 8, मतलब जो 2 के टेबल में आते हैं। ठीक, अब सुन लीजिए, अगर 2 आर्बिट्रेटर्स हैं, एक एम्प्लॉयर साइड के हक में बोल रहा है इसके फेवर में, दूसरा एम्प्लॉय के फेवर में बोल रहा है, तो मुझे बताइए क्या कोई डिसीजन निकला? नहीं। 4 आर्बिट्रेटर्स हैं, 2 एम्प्लॉयर के हक में बोल रहे हैं, 2 एम्प्लॉय के हक में बोल रहे हैं, कोई डिसीजन निकला? नहीं। 6 आर्बिट्रेटर्स हैं, 3 एम्प्लॉयर के फेवर में है, 3 एम्प्लॉय के, कोई डिसीजन निकला? नहीं। इसीलिए बोला गया है कि अगर इवन नंबर में आर्बिट्रेटर्स हैं और मामला अटक गया है, केस अटक ही गया है, क्यों? क्योंकि 2 एम्प्लॉयर के साइड में आ गए, 2 एम्प्लॉयर के साइड में आ गए, तो डिसीजन तो किसी के एक के फेवर में आया ही नहीं। अब यहाँ एंट्री होगी अंपायर की, या यहाँ अंपायर आएगा। अब उसका जो डिसीजन रहेगा
वो फाइनल माना जाएगा। तो ये पॉइंट याद रखना कि इवन नंबर के केस में ही अगर इवन नंबर में आर्बिट्रेटर्स है तभी अंपायर आता है, क्योंकि यहाँ पे डिसीजन ही अटक गया, इसीलिए अंपायर को आना पड़ा। अब उसका जो डिसीजन रहेगा उसी को ही फाइनल माना जाएगा। हम इसका नेक्स्ट पॉइंट समझते हैं। यार हम लोगों ने ना प्रीवियस वीडियो में समझा था कि गवर्नमेंट रेफर करती है केस के हिसाब से, डिस्प्यूट के हिसाब से कि केस को कहाँ रेफर करना है, इसको हमने लेबर कोर्ट में करना है या नेशनल ट्रिब्यूनल में करना है, कहाँ, राइट। लेकिन मुझे बताओ, अगर दोनों पार्टीज ने आपस में आर्बिट्रेशन का ही डिसीजन ले लिया, अब गवर्नमेंट को पता तो होना चाहिए ना कि इन लोगों ने कोर्ट में जाना है, क्या नहीं है, ये तो बाहर ही सब सुलझा रहे हैं। तो इसीलिए कहते हैं यहाँ पर ये जो अग्रीमेंट बन जाता है ना आर्बिट्रेशन का, इस अग्रीमेंट की एक कॉपी जो होती है ना वो गवर्नमेंट को भी देनी रहती है, ताकि गवर्नमेंट को भी तो पता चले कि उसको सिरदर्दी लेने की जरूरत नहीं है कि इनका केस में कहाँ रेफर करूं। इन लोगों ने आपस में ही सलाह करके आर्बिट्रेशन के पास जाने का निश्चय कर लिया है, ठीक। अच्छा अब सुनो, अब गवर्नमेंट क्या करेगी। अब जिस दिन गवर्नमेंट को कॉपी मिल गई उस दिन से लेकर के विद इन 1 मंथ, 1 महीने के अंदर अंदर गवर्नमेंट क्या करेगी, उसको ऑफिशियल गैजेट में नोटिफिकेशन दे करके पब्लिश कर देगी, उसको पब्लिश कर देगी कि सबको पता चल जाए कि ये डिस्प्यूट आर्बिट्रेशन के थ्रू सॉल्व हो रहा है। क्लियर। अब हम जो नेक्स्ट पॉइंट समझेंगे वो जो भी हमने थर्ड पॉइंट समझा था उससे रिलेट करता है, बड़े ध्यान से सुनना। अब 3A पॉइंट यहाँ पे ये बोलता है, जैसे कि हमने थर्ड में समझा ही कि जब कॉपी मिल गई एग्रीमेंट की, गवर्नमेंट को 1 महीने के अंदर अंदर उसको पब्लिश करना होता है ऑफिशियली। लेकिन ये 3A पॉइंट बोलता है गवर्नमेंट बट करेगी तभी, मतलब थर्ड पॉइंट ने हमें टाइम पीरियड बता दिया कि कॉपी मिलने के 1 महीने के अंदर अंदर गवर्नमेंट पब्लिश कर देगी। लेकिन 3A वो कंडीशन बताता है कि कब वो 1 महीने के अंदर अंदर पब्लिश करेगी। गवर्नमेंट तभी पब्लिश करेगी कहते अगर, पहली बात, वो जो डिस्प्यूट है वो आर्बिट्रेशन को रेफर हो चुका है, आर्बिट्रेशन को रेफर हो चुका है। दूसरा, गवर्नमेंट को लगता है कि हाँ जी एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉइज दोनों साइड में जो लोग हैं आर्बिट्रेशन के लिए मेजॉरिटी में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। एग्जाम्पल सुनिएगा इस पॉइंट को समझने के लिए। मान लो मैं एम्प्लॉय साइड की हूँ, हम टोटल 50 एम्प्लॉइज हैं, सिर्फ 5-10 एम्प्लॉइज ही चाहते हैं आर्बिट्रेशन के थ्रू मामला सुलझ जाए, रिमेनिंग सब कोर्ट में चाहते हैं। क्या यहाँ पे मेजॉरिटी हुई? नो। क्या गवर्नमेंट पब्लिश करेगी? नो। हम 50 एम्प्लॉइज हैं, 40 मान लो कहते हैं, 40 एम्प्लॉइज बोलते हैं कि आर्बिट्रेशन सही है, मेजॉरिटी हुई यहाँ पर, यस। क्या मेजॉरिटी में एम्प्लॉइज रिप्रेजेंट कर रहे हैं आर्बिट्रेशन में? यस। क्या गवर्नमेंट मान जाएगी? यस। सेम चीज यही लागू होगी एम्प्लॉयर के टाइम पर भी, ठीक। तो मतलब कि यहाँ पर गवर्नमेंट ये देखती है कि क्या दोनों साइड के मेजॉरिटी में लोग आर्बिट्रेशन में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अगर उसको लगता है कि यस कर रहे हैं तभी वो पब्लिश करेगी 1 महीने के अंदर अंदर, जो कि टाइम पीरियड हमें थर्ड पॉइंट में बताया गया था। आई होप आपको ये क्लियर हुआ। नेक्स्ट समझो अब बात। अब मान लीजिए इसी पॉइंट में फर्दर पॉइंट है, अगर मान लो गवर्नमेंट ने अब इसको पब्लिश कर दिया ऑफिशियली, कुछ लोग ऐसे हैं जो आर्बिट्रेशन में तो नहीं है, मतलब रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं, बट उस डिस्प्यूट का असर कहीं ना कहीं इफेक्ट उनके ऊपर भी पड़ रहा है। तो जब कहते गवर्नमेंट पब्लिश कर देती है ना, तो वो वाले लोग भी जो भले इस वक्त आर्बिट्रेशन में रिप्रेजेंट नहीं कर रहे लेकिन डिस्प्यूट का असर उनके ऊपर भी पड़ रहा है, तो गवर्नमेंट के पब्लिश करते ही उनको भी ऑटोमेटिकली ये हक मिल जाता है कि वो भी अगर अपना केस, अपनी बात सामने रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं। क्लियर हो गया सभी को ये पॉइंट? अब हम इसका नेक्स्ट 4th पॉइंट समझते हैं। अब कहते हैं वो जो आर्बिट्रेटर हो सकता है, एक आर्बिट्रेटर पॉइंट हुआ या आर्बिट्रेटर्स 2, 4, 6 भी तो पॉइंट हो सकते हैं ना, मतलब। तो अगर मान लीजिए आर्बिट्रेटर या आर्बिट्रेटर्स हैं, अब वो क्या करेंगे, उनका क्या काम रहेगा? तो कहते हैं कि वो लोग अब केस को इन्वेस्टिगेट करेंगे, दोनों पार्टीज को सुनेंगे कि क्या हुआ है, क्या बात है। ये सब इन्वेस्टिगेशन करने के बाद वो क्या करते हैं, अपना रिटर्न में अवार्ड बनाते हैं, एक रिटर्न, वो भी रिटर्न में ही सब बनाएंगे अपना जो भी डिसीजन है। फिर वो क्या करेंगे, उसके ऊपर अपने सिग्नेचर कर देंगे एंड जो भी अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट होती है उसको सबमिट करते हैं। हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। अगर मान लीजिए आर्बिट्रेशन को केस रेफर हो चुका है, 3A पॉइंट के अकॉर्डिंगली गवर्नमेंट ने पब्लिश भी कर दिया है ऑफिशियली,
लेकिन अभी भी इंडस्ट्री में स्ट्राइक चल ही रही है या लॉकआउट हो ही रहा है, तो अब गवर्नमेंट कह सकती है कि ओ भाई साहब सुनो, केस रेफर हो गया है ना, मैंने ऑफिशियली पब्लिश कर दिया है ना, तो रोक दो अपनी स्ट्राइक को, रोक दो ये सब, ये अपना डिस्प्यूट स्ट्राइक सब रोक दो, क्योंकि केस रेफर हो गया यार, बात चल रही है आपके केस के रिलेटेड, आपकी जो प्रॉब्लम थी उसकी सुनवाई हो तो रही है, तो रोक दीजिए अपनी स्ट्राइक को। तो फिर गवर्नमेंट के पास यहाँ पे हक आ जाता है कि वो कह सकते हैं कि रोक दो अपनी स्ट्राइक को। क्लियर। अब जो इसका लास्ट पॉइंट है फिफ्थ, वो ये कहता है कि आर्बिट्रेशन एक्ट 1940 का नाम सुना है, वो एक्ट कहते हैं 10A पे अप्लाई नहीं हो रहा। ठीक, बस इतना ही याद रखना कि वो जो एक्ट है ना, प्रॉपर एक जो आर्बिट्रेशन एक्ट है, वो एक्ट यहाँ पे कहते हैं 10A सेक्शन में हम अप्लाई नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे अपना एक स्पेशल लेबर लॉ का एक लॉ है आर्बिट्रेशन का, जो वो अपने अपने उनके रूल्स हैं जो वो फॉलो कर रहे हैं। जो मेन एक जनरल जो लॉ है आर्बिट्रेशन एक्ट 1940, उसको अप्लाई नहीं किया जा रहा है। सो फ्रेंड्स, एग्जाम्पल हो जाए तो चलो फिर मान लीजिए आप लोग हो एम्प्लॉयज, मैं हूं एम्प्लॉयर, एंड हमारे बीच में वेजेस को लेकर के जंग छिड़ गई है। आप कहते हो कि मैं आपको वेजेस टाइम पर देती ही नहीं हूँ, या देती तो हूँ तो जितनी मिनिमम होनी चाहिए उतनी प्रोवाइड नहीं करती हूँ आपको वेजेस। इस बात को लेकर के हमारे बीच में डिस्प्यूट छिड़ चुका है, एंड आपने भी सोचा, मैंने भी सोचा यार ये कोर्ट में तो केस बड़ा ही लंबा चौड़ा काम हो जाएगा ना। फिर हम लोगों ने कहा चले काम करते हैं, हम लोग आर्बिट्रेशन के थ्रू अपने मामले को सुलझा देते हैं। तो हमने आपस में बात कर ली, आप भी अग्री हो गए, मैं भी अग्री हो गई, तो ठीक है, फिर आर्बिट्रेशन का हमने रिटन अग्रीमेंट बनाया एंड हमने उसकी कॉपी क्या करी, गवर्नमेंट को भेज दी। अब गवर्नमेंट ने भी क्या करा, देखा अच्छा ठीक है केस आर्बिट्रेशन को रेफर हो गया है। फिर गवर्नमेंट ने मुझे बताओ क्या देखा, हाँ जी मतलब मैं एम्प्लॉयर साइड के भी हम मेजोरिटी में लोग हैं, आप एम्प्लॉय साइड में भी मेजोरिटी में हो। गवर्नमेंट कहती ठीक है, मेजोरिटी के लोग सब मान चुके हैं। गवर्नमेंट ने क्या करा, मुझे जल्दी बता दो। हाँ, उन्होंने हमारे इस आर्बिट्रेशन वाले चक्कर को क्या करा, ऑफिशियली उसने पब्लिश कर दिया। कब तक पब्लिश करने का टाइम था उसके पास बताइए। हाँ जी, जब हमने अपने रिटर्न एग्रीमेंट की कॉपी उसको दी थी तो विद इन 1 मंथ के अंदर। चलो हो गया। अच्छा, अब मान लीजिए फ्रेंड्स गवर्नमेंट ने भी पब्लिश कर दिया है, कुछ और भी लोग थे जो हमारे इस झगड़े का जिनके ऊपर बुरा असर पड़ रहा था, अब उनको क्या ऑटोमेटिकली मिल गई पावर कि वो भी आ सकते हैं। यस, अब क्या होगा, हाँ अब आर्बिट्रेटर बैठा है, आपकी बात भी सुन रहा है और मेरी बात भी सुन रहा है और प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन कर रहा है। सब इन्वेस्टिगेशन होने के बाद ओहो 4 आर्बिट्रेटर से 2 आपके हक में बोल रहे हैं, 2 मेरे हक में बोल रहे हैं। अब क्या होगा, हाँ अब एक अंपायर की एंट्री हुई, उसने जो डिसीजन दिया वो हो गया फाइनल। मान लीजिए उसने आप लोगों के फेवर में डिसीजन दे दिया एंड अब आपको वेजेस टाइम पर एंड जितनी मिनिमम वेजेस बनती उतनी मिलेंगी। चलो क्लियर हो गया, फैसला हो गया आपके हक में, सेक्शन क्लियर हो गया, वेरी गुड। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सेक्शन नंबर 10B। अगर मान लीजिए फ्रेंड्स, फिर से अब इसको हम शुरू एग्जांपल के साथ करते हैं। मान लीजिए मैं एम्प्लॉयर हूँ एंड आप लोग यहाँ पर एक इंडिविजुअल एम्प्लॉय नहीं, पूरे की पूरी यूनियन है आप लोगों की, रिप्रेजेंटेटिव यूनियन। याद रखना सेक्शन 10B में हम एक इंडिविजुअल एम्प्लॉय की बात नहीं करेंगे। आप लोग जितने भी व्यूअर्स हो, आप सबकी पूरी यूनियन है, तो मतलब आप एम्प्लॉयज की रिप्रेजेंटेटिव एक यूनियन और एक साइड मैं एम्प्लॉयर हूँ। हम लोगों ने सोचा यार अगर अभी हमारे बीच में कोई डिस्प्यूट हुआ या फ्यूचर में भी कभी हुआ ना, हम लोग पता क्या करेंगे यार, हाँ हम कोर्ट में नहीं जाएंगे, आर्बिट्रेशन के थ्रू ना सारा मामला सुलझा लेंगे। ये जो हम लोग अभी डिस्प्यूट हुआ प्रेजेंट या फ्यूचर में कभी हुआ, तो कोर्ट में जाने के बजाय आपस में ही एक रिटन अग्रीमेंट कर रहे हैं कि हम ना आर्बिट्रेशन के थ्रू ही अपना मामला सुलझा लेंगे। इसको हम बोलते हैं सबमिशन। क्या बोलते हैं, यस सबमिशन। तो इस अग्रीमेंट को, ये जो रिटन अग्रीमेंट हमारे बीच में हो गया है ना, इसको हम सबमिशन बोलेंगे। ये अग्रीमेंट भी फ्रेंड्स रिटन में ही होगा, ऑरल नहीं चलेगा। दूसरी बात, यहाँ पर अभी अग्रीमेंट में कौन आर्बिट्रेटर होगा ये हम पहले से लिख भी सकते हैं एंड नहीं भी लिख सकते। जरूरी नहीं है अब इस वाले में आपने लिखना ही है कि यही आर्बिट्रेटर होगा या यही आर्बिट्रेटर्स होंगे, नहीं, हो सकता है आपने ऑलरेडी नाम लिख दिया है बट हो सकता है हमने अभी नहीं लिखा। क्लियर, ये बात याद रखना। इसका जो नेक्स्ट पॉइंट बोलता है,
हम लोगों ने आपस में सलाह कर ली, एक रिटन एग्रीमेंट बना लिया, सबमिशन रेडी। अब उसको हम पता क्या करेंगे, रजिस्ट्रार को सबमिट करेंगे। अब रजिस्ट्रार उसका क्या करेगा, वो उसका एक प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेन कर लेगा, मतलब एंट्री डाल देगा। क्यों? ट्रांसपेरेंसी के लिए, ऑफिशियल रिकॉग्निशन के लिए, एक तरह से कि हाँ जी हमारे बीच में ऐसा एक हुआ था अग्रीमेंट, उस बात का सबूत रह जाएगा वो, और प्रॉपर ट्रांसपेरेंसी रहेगी, बाकियों को भी पता चल जाएगा कि हाँ आपस में ऐसा यूनियन के बीच में एंड एम्प्लॉयज के बीच में बना है एक अग्रीमेंट। अब एक और बात, अगर मान लीजिए रिप्रेजेंटेटिव यूनियन नहीं है तो फिर यहाँ पर कहते देखो इंडिविजुअल तो चलेगा नहीं, तो फिर जो भी यूनियन एम्प्लॉयज को रिप्रेजेंट करती है वो चलेगी, लेकिन यूनियन ही यहाँ चलेगी एम्प्लॉय साइड की। ठीक, आई होप ये सेक्शन भी क्लियर। गुड, नाउ लेट्स टॉक अबाउट सेक्शन नंबर 10C। 10B में क्या हुआ था, आप एम्प्लॉयज के यूनियन के साथ और मेरे एम्प्लॉयर के हमारे बीच में एक अग्रीमेंट हुआ था जिसको हमने सबमिशन बोला था। लेकिन मैं पता क्या चाहती हूँ, और क्या सबमिशन क्या एग्रीमेंट, मैं पीछे हट रहा हूँ इससे, मुझे कोई नहीं इससे मतलब। ओहो, बट मैं ऐसा कर नहीं सकती, मैं पीछे हट नहीं सकती। क्यों? क्योंकि सेक्शन 10 से यहाँ पर यही बोलता है कि अब दोनों में से कोई भी एक पार्टी नॉर्मली कहते उस सबमिशन को कैंसिल नहीं कर सकती है, लेकिन लॉ हमें यहाँ पे एक एक्सेप्शन देता है। एक तो हम जानते हैं कि अगर अभी डिस्प्यूट हुआ तो हम आर्बिट्रेशन जाएंगे, इसके रिलेटेड हमने आपस में पहले से ही बात कर ली थी, तो उसी को हमने सबमिशन बोला। दूसरा मैंने बोला था कि हमने क्या बात करी थी, हाँ अगर फ्यूचर में भी कभी डिस्प्यूट हुआ ना तो भी हम लोग आर्बिट्रेशन के पास ही जाएंगे। तो मतलब जब हमने कोई सबमिशन करी है, एक अग्रीमेंट बनाया है, लेकिन फ्यूचर के डिस्प्यूट के लिए, अब फ्यूचर वाले डिस्प्यूट के रिलेटेड जो सबमिशन थी, यहाँ अगर मैं आपसे एम्प्लॉयर बोल लूँ कि हमको अब इससे कोई मतलब नहीं है, मैं इस एग्रीमेंट से पीछे हट रही हूँ, तो मैं हट सकती हूँ फ्यूचर वाले के रिलेटेड। लेकिन यहाँ भी एक कंडीशन है, अगर मान लीजिए वो जो हमारा फ्यूचर डिस्प्यूट को लेकर के एक सबमिशन बन गया था, मैं अब वहां से पीछे हटना चाहती हूँ, तो मुझे पहले जो दूसरी पार्टी मतलब जो आप लोग हो, आपको 3 मंथ पहले ही नोटिस देके बताना पड़ेगा कि मेरा इस सबमिशन से अब कोई लेना देना नहीं है, मैं आपको नोटिस दे दूंगी, तब मैं पीछे हट सकती। अब एक और बात, अगर अभी 3 मंथ्स मान लो पूरे नहीं हुए, अभी एक ही मंथ हुआ था, अभी भी 2 मंथ्स रिमेनिंग है, एंड आप लोग मेरे पास आते हो, मतलब कि यूनियन आती है, मान जाना यार इस सबमिशन को कंटिन्यू रखते हैं, क्या कर रही है, क्यों पीछे हट रही है, तो मैंने कहा अच्छा एक काम करते हैं 6 महीने और कंटिन्यू रखते हैं। तो फिर मतलब जिस पार्टी ने आपको नोटिस दिया था कि मैं पीछे हट रही हूँ, आपने उसको मनाया है, तो वो फिर जितने टाइम पीरियड के लिए अग्री हो गई ना, तो फिर उतने टाइम पीरियड तक के लिए ही फिर वो सबमिशन फिर से कंटिन्यू हो जाएगा। आई होप इस एग्जाम्पल से क्लियर। एक बार फिर से रिवाइज करवा देती हूँ, सुनो। यहाँ पर हो क्या रहा है, मेनली एम्प्लॉयर एंड जो यूनियन है एम्प्लॉयज की, इन लोगों ने आपस में पहले ही डिसाइड कर लिया था, एक समझौता मान लो कर लिया था कि अगर हमारे अभी प्रेजेंट में कोई भी डिस्प्यूट हो या आगे चल के कभी फ्यूचर में भी हुआ तो हम लोग कोर्ट नहीं जाएंगे, आर्बिट्रेशन के थ्रू ही मामला सुलझाएंगे। तो जो एक अग्रीमेंट हो गया था रिटर्न, उसको हमने यहाँ पे सबमिशन बोला, वो हमने पिछले सेक्शन में समझ लिया। ये सेक्शन बोलता है कि वो जो सबमिशन जो अग्रीमेंट था उसको नॉर्मली कोई भी पार्टी ऐसे ही कैंसिल नहीं कर सकती है, लेकिन हाँ अगर फ्यूचर वाला जो सबमिशन आपका था कि कभी फ्यूचर में हुआ तो वो वाला जो सबमिशन था उसको अगर दोनों में से कोई भी पार्टी कैंसिल करना चाहती है तो कर सकती है, लेकिन शर्त ये है कि आपको सामने वाली पार्टी को फिर 3 मंथ पहले ही नोटिस देना पड़ेगा। एंड अगर आपको अभी वो जितना भी 3 मंथ का टाइम था वो पूरा नहीं हुआ और आपको वो सामने वाली पार्टी बोलती है कि यार मान जा, तो क्यों ऐसे बंद कर रही है, इसको कैंसिल कर रही है, फिर से कंटिन्यू कर ले, तो फिर जितने टाइम में भी आपस में आपने समझौता कर लिया कि अच्छा चल इसको 6 महीने या 7 महीने तक फिर से कंटिन्यू रखते हैं इस एग्रीमेंट को, तो वो उतने टाइम पीरियड के लिए कंटिन्यू हो जाएगा। आई होप अभी कोई कंफ्यूजन नहीं रही होगी, आपको ये सेक्शन अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सेक्शन नंबर 10D। यार मुझे एक बात बताओ, हम ये तो समझ गए कि ठीक है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट को हम आर्बिट्रेशन के पास भेज सकते हैं, लेकिन वो आर्बिट्रेशन की जो प्रोसीडिंग रहेगी वो कैसे चलेगी, वो तो हमें किसी ने बताया ही नहीं। तो फिर वो ये सेक्शन बताएगा, कहते आर्बिट्रेशन एक्ट 1940 है ना जो, उसके कुछ रूल्स, मतलब देखो पूरा का पूरा वो एक्ट यहाँ अप्लाई नहीं होगा, लेकिन उसके रूल्स जो यहाँ थोड़े बहुत अप्लाई हो सकते हैं, जैसे कि
इंक्वायरी कैसे करनी है या फिर डॉक्यूमेंट्स कैसे मंगवाने हैं या दोनों पार्टीज को अपॉर्चुनिटी देना, अपनी अपनी बात रखने का मौका देना। इस तरह से जो ब्रॉडली कुछ कंसेप्ट्स हैं वो वहां से हम यूज कर सकते हैं, वहां के रूल्स फॉलो कर सकते हैं। मैं ये बिल्कुल नहीं बोल रही कि पूरा का पूरा एक्ट अप्लाई करना है, लेकिन हाँ वहाँ के कुछ रूल्स हैं जो हम यहाँ पे आर्बिट्रेशन के दौरान क्या है फॉलो करते हैं, तो वो रूल्स हम फॉलो करेंगे। एंड यहाँ पर जो इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल है उसको आर्बिट्रेशन एक्ट 1940 के टाइम पर जो सिविल कोर्ट के पास पावर्स होती है ना, वो सारी पावर्स इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल के पास भी आ जाती हैं। मतलब यहाँ पे आर्बिट्रेशन भी ना ताकि फेयरली हो सके, इसीलिए लाइक उसके पास सिविल कोर्ट की तरह पावर्स आ जाती हैं, डॉक्यूमेंट्स मंगवाना, एविडेंस मंगवाना, इंक्वायरी कंडक्ट करवाना, इस तरह की। सो डैट मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ अभी कि आर्बिट्रेशन एकदम फेयरली हो सके, सही तरीके से हो सके। तो मेन दो बातें थी, एक यहाँ पे आर्बिट्रेशन एक्ट 1940 के रूल्स यूज कर लिए जाते हैं जितने इस चैप्टर में अप्लाई हो सकते हैं उतने। दूसरा, आर्बिट्रेशन एक्ट के दौरान जो सिविल कोर्ट के पास पावर्स होती हैं वो पावर्स यहाँ पर इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल के पास आ जाती हैं। आई होप ये सेक्शन सिंपल था, आपको क्लियर हो गया हो। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सेक्शन नंबर 10A। जरा सोचिए फ्रेंड्स, आप लोगों को बोला गया है कि इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट के ऊपर आपने एक पीपीटी रेडी करनी है। कल आप लोगों ने इसी के ऊपर ना प्रेजेंटेशन देनी है एंड आप मान लो ठीक है पीपीटी बनाने लग गए, बीच में एक टॉपिक आया जहाँ पे आके मान लीजिए आर्बिट्रेशन का टॉपिक आया, आप लोग अटक गए, समझ में नहीं आ रहा कि इसको कैसे पीपीटी में एक्सप्लेन किया जाए। आपने सोचा क्या करूं, अरे हाँ अपने टीचर को पूछते हैं, वो जैसे बताएंगे उसके अकॉर्डिंगली हम फिर अपनी पीपीटी रेडी कर लेंगे। तो आपने अपनी क्लास टीचर को मान लीजिए पूछ लिया एंड उन्होंने आपको समझाया एंड उसके अकॉर्डिंगली जैसा उन्होंने समझाया आप उसके अकॉर्डिंगली ही आप अपनी पीपीटी बना पा रहे हैं। यार आपको पीपीटी में प्रॉब्लम आई, आपने तो अपने टीचर को पूछ लिया, लेकिन मिस्टर पिंकू जो कि एक आर्बिट्रेटर है, उनको आर्बिट्रेशन के दौरान प्रॉब्लम आ गई, मतलब कि एक लीगल क्वेश्चन है जो उनके माइंड में भी आकर के अटक गया। मान लीजिए वर्कर्स एंड एम्प्लॉयर्स के बीच में ओवर टाइम को लेकर के डिस्प्यूट था। अब जो मिस्टर पिंकू आर्बिट्रेटर है उन्हें ये नहीं समझ आ रहा कि ओवर टाइम के कैलकुलेशन का एग्जैक्टली रूल कैसे ही लगेगा। तो कहते मैं अब क्या करूं, जब आपको पीपीटी में प्रॉब्लम आई आप तो अपने टीचर के पास चले गए थे, अब आर्बिट्रेटर किसके पास जाए। ये सेक्शन बताता है कि आर्बिट्रेटर को अगर कोई लीगल क्वेश्चन, कोई क्वेश्चन ऑफ लॉ का मतलब है कोई लीगल क्वेश्चन जो उसके दिमाग में अब अटक गया है, तो कहते वो इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल को पूछेगा। अब यहाँ पर पिंकू क्या करेगा, जो कि आर्बिट्रेटर है, इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल को पूछेगा कि ये ओवरटाइम को कैलकुलेशन का जो रूल है वो एग्जैक्टली कैसे अप्लाई होगा। अब वो जो इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल है आर्बिट्रेटर को बताएगी, जैसे आपके टीचर ने जब आपको आइडिया दिया तो उसके अकॉर्डिंगली ही आपने अपनी पीपीटी रेडी करी, ठीक उसी तरह से अब इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल ने जो भी आर्बिट्रेटर को बताया होगा वो उसके अकॉर्डिंगली अपना डिसीजन तैयार करेगा। सभी को सेक्शन 10A क्लियर? गुड। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सेक्शन नंबर 10F। अब यहाँ पे फाइनली देखो F से फाइनली क्या होगा, अवार्ड मिल जाएगा। मतलब कि आर्बिट्रेटर जो कि मिस्टर पिंकू है, उन्होंने दोनों साइड्स की बातें सुनी, आर्गुमेंट सुने, एविडेंस देखे, अगर उन्हें जरूरत पड़ी थी इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल से कुछ पूछने का तो मान लीजिए वो भी पूछा। सब चीजों को ध्यान में रखते हुए आप फाइनली जो आर्बिट्रेटर है वो अपना अवार्ड दे देंगे, अपना डिसीजन सुना देंगे। मान लीजिए हमारे एग्जाम्पल के अकॉर्डिंगली जो आर्बिट्रेटर है मिस्टर पिंकू, उन्होंने यहाँ पर ये डिसीजन दिया है कि ओवर टाइम के कैलकुलेशन, मतलब जो ओवर टाइम की जो भी आप वेजेस देते हो मान लीजिए उनको फिर से रिवाइज करे एंड जो भी आपके वर्कर्स हैं उनको उनकी जो वेजेस बनती हैं वो प्रॉपरली दी जाए। तो 10F से फाइनली क्या हो गया फ्रेंड्स, हाँ जी आर्बिट्रेशन वाला प्रोसेस हुआ पूरा, अब जो अवार्ड मिलना था वो मिल गया है। आई होप सभी को ये सेक्शन भी क्लियर। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सेक्शन नंबर 10G। जी से क्या होता है, गायब। आपको गायब से क्या याद रखना है कि इस केस में आर्बिट्रेटर हो चुका है गायब, मतलब कि किसी भी रीजन की वजह से आर्बिट्रेटर अपॉइंट ही नहीं हुआ है।
जब मैंने आपको सबमिशन वाली बात बताई थी उसमें मैंने बताया था ना कि आर्बिट्रेटर का नाम लिखा हो भी सकता है एंड नहीं भी लिखा हो सकता है। मान लीजिए वर्कर्स एंड एम्प्लॉयज के बीच में इस बात को लेकर के झगड़ा हो रहा है कि कैंटीन में जो फ्री लंच वाला रूल था वो प्रॉपरली फॉलो नहीं किया जा रहा। कहते हैं आपने तो रूल बनाया था फ्री लंच मिलेगा, ये तो हमसे पैसा मांगते हैं, कहाँ गया आपका वो रूल, वो आप रूल सही से फॉलो ही नहीं कर रहे हो। अब यहाँ पर दोनों अग्रीमेंट मान लो उनके बीच में हो चुका था या सबमिशन हो चुका था कि अगर कोई डिस्प्यूट हुआ तो हम आर्बिट्रेशन के थ्रू सुलझाएंगे। लेकिन जब इन्होंने अपना सबमिशन वाला वो पेज देखा, वो रिटर्न एग्रीमेंट देखा, अरे आर्बिट्रेटर का तो हमने कुछ लिखा ही नहीं, आर्बिट्रेटर तो कोई है ही नहीं, और कोई अपॉइंट करना है मान लो किसी भी रीजन से वो भी नहीं पा रहा है। अब आर्बिट्रेशन कैसे पॉसिबल है यार, सेक्शन 10 जी से गायब, आर्बिट्रेटर गायब है, अपॉइंट ही नहीं हुआ है। तो यहाँ फिर एंट्री होगी स्टेट गवर्नमेंट की। फिर स्टेट गवर्नमेंट कहेगी अच्छा कोई बात नहीं है ना आर्बिट्रेटर, तो एक काम करिए आप इस केस को डायरेक्ट इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल के पास ही ले जाइए। इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल के पास फिर वो केस क्या होता है, स्टेट गवर्नमेंट रेफर कर देती है। अब क्या होगा, वो कैंटीन वाला रूल फॉलो हो रहा है या नहीं हो रहा है उसका डिसीजन देगी इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल। आई होप सभी को ये सेक्शन भी क्लियर है। अभी हमारे सिर्फ 2 सेक्शंस रिमेनिंग है आज की वीडियो के, लेकिन अब अभी तक वीडियो को देख रहे हैं मतलब टॉपिक क्लियर हो रहा है। तो चैनल पर नए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड एक बात और, अगर आप लेबर लॉ के या इंडस्ट्रियल लॉ के स्टूडेंट्स हैं तो आपको फुल प्लेलिस्ट चाहिए सभी एक्ट्स की, देन आप 89 रुपीज़ वाला प्लान मेंबरशिप का बाय कर सकते हैं। एंड अगर आप CISF की तैयारी कर रहे हैं एंड उसके लिए आप ये वीडियो देख रहे हैं एंड आपको आपके सिलेबस के अकॉर्डिंगली अदर एक्ट्स की वीडियोस भी चाहिए तो 199 रुपीज़ वाला जो प्लान है आप वो ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट सेक्शन की बात करते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सेक्शन नंबर 10H। ये सेक्शन को ध्यान से समझना। H से क्या होता है, H से होता है हक। यहाँ गवर्नमेंट बोलती है कि मेरे पास हक है। किस बात का हक है, पहले थोड़ा ओवरव्यू सुन लीजिए सेक्शन का। यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट बोलती है कि मेरे पास हक है कि पब्लिक इंटरेस्ट की सेफ्टी की अगर बात आ जाए ना तो आपका कोई अग्रीमेंट आर्बिट्रेशन का हो रखा हो या ना हो रखा हो, कोई सबमिशन हो रखा हो या ना हो रखा हो, वो यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट कहती है कि अपनी पब्लिक इंटरेस्ट की सेफ्टी के लिए मेरे पास पूरा हक है, मेरे पास पूरी स्पेशल पावर है कि मैं ये आर्बिट्रेशन के प्रोसेस को आपको साइड में करके सीधा आपके डिस्प्यूट को इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल के पास भेज सकती हूँ। ओवरव्यू इस सेक्शन का समझ गया, नहीं भूलोगे ना कि 10H में क्या बात करी गई है। अब हम अच्छे से सेक्शन समझते हैं कि सेक्शन में क्या बताया गया है। फ्रेंड्स इसमें सबसे पहले सेक्शन 10H का सबसे पहली पॉइंट यहाँ पे यही बोलता है कि अगर मान लीजिए फ्रेंड्स कंजर्वेशन ऑफिसर जो है उसकी रिपोर्ट प्लस गवर्नमेंट को खुद को भी लगता है, किस बेसिस पे फ्रेंड्स, नंबर 1 कि ये जो डिस्प्यूट है इसकी वजह से ना जो ये पब्लिक में जो एक पब्लिक पीस बनी होती है ना, जो शांति बनी होती है वो ब्रीच हो सकती है, वो भंग हो सकती है। दूसरा उसको लगता है कि इससे सीरियस कोई नुकसान पहुंच सकता है किसी लार्ज नंबर ऑफ कम्युनिटी को। तीसरा उसको लगता है कि खुद वो जो इंडस्ट्री है वो भी सीरियसली डैमेज हो सकती है इस डिस्प्यूट के चलते। एंड यहाँ पर उनको लगता है कि ये जो डिस्प्यूट है ये आर्बिट्रेशन के थ्रू या नेगोशिएशन के थ्रू इस तरह से सेटल होना पॉसिबल नहीं है। तीसरा उसको लगता है कि पब्लिक इंटरेस्ट की सेफ्टी यहाँ पे जरूरी हो गई है, पब्लिक इंटरेस्ट को यहाँ पे नुकसान पहुंच सकता है। उस दौरान यहाँ पर अब जो गवर्नमेंट होती है वो फिर बीच में इंटरवीन करती है कि इसका कोई आर्बिट्रेशन वाला प्रोसेस नहीं चलेगा, ये जो केस है हम इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल के पास ही रेफर करेंगे। ये बोलता था इसका सबसे पहला सबसेक्शन। अब इसमें सबसेक्शन 2 क्या बोलता है, एग्जाम्पल पहले देसी लैंग्वेज वाली सुनो। मान लीजिए इस चैनल की मैं मेन ओनर हूँ एंड पिंकू मेरा असिस्टेंट है। अब मान लीजिए कि आप लोगों को जो भी प्रॉब्लम आई थी उसके रिलेटेड पिंकू ने आपको एक डिसीजन दिया। जब वो मेन जो ऑनर है, जब मेरे पास वो बात पहुंच गई तो क्या पिंकू का डिसीजन अब कुछ भी मायने रहेगा? नहीं, अब तो मेरी ही चलेगी ना। ऐसे ही अगर मान लीजिए कोई डिस्प्यूट था वो किसी आर्बिट्रेशन के थ्रू सॉल्व हो रहा था, लेकिन गवर्नमेंट को लगा इससे कुछ बात नहीं बनने बुनने वाली, तो उसने क्या करा, उसको इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल के पास भेज दिया। अब आर्बिट्रेशन ने मतलब पिंकू ने अपना जो भी डिसीजन दे करके रखा था, क्या वो मायने रहेगा इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल के डिसीजन के सामने? नो। तो बस यही पॉइंट बोलता था कि अगर एक बार वो केस गवर्नमेंट ने इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल के पास रेफर कर दिया
तो फिर अब किसी आर्बिट्रेशन के जरिए, नेगोशिएशन के जरिए जो भी डिसीजन आया हो वो मायने ही नहीं रखेगा। अब इस टाइम पर इंटरेस्टेड ट्रिब्यूनल जो डिसीजन देगी वो मायने रखेगा, वो माना जाएगा। अब एग्जांपल हो जाए ये सेक्शन की। चलो मान लीजिए ये XYZ फैक्ट्री है, यहाँ पे ना जो फायर के रिलेटेड सेफ्टी मेजर्स होते हैं ना वो फॉलो नहीं हो रहे। अब वर्कर्स ने क्या करा, स्ट्राइक कर डाली। तो अब वर्कर्स ने पता क्या करा, यहाँ पर बड़े ही मतलब हल्ला मचा डाला उन्होंने, कि आसपास के कॉलोनीज में भी चले गए, उन्होंने रास्ते ब्लॉक कर दिए, मतलब पब्लिक पीस भंग कर दिया, इन्होंने लोगों को ट्रबल करना शुरू कर दिया। इसकी वजह से लोग तो ट्रबल होंगे ना, अगर आप रास्ते रोक दोगे है ना, आसपास के कॉलोनीज में जाकर के भी हल्ला मचाओगे तो पब्लिक पीस तो भंग होगी, वो तो ब्रीच होगी ही। तो इसलिए और साथ ही साथ में एम्प्लॉयमेंट भी रुक गई, फैक्ट्री में भी काम धंधा रुक गया। अब यहाँ पे क्या हुआ, गवर्नमेंट को लगा यार ये तो अपनी फैक्ट्री तो छोड़ो, फैक्ट्री से बाहर निकल कर आ गए हैं, रास्ते ब्लॉक कर दिए, लोगों को आने जाने में तकलीफ होने लग गई है, लोग बाकी के लोगों ने जो अपने कहीं कहीं कामों पे जाना है वो वहां जाने से लेट होने लग गए, ये तो बहुत खराब हो रहा है काम। और गवर्नमेंट को लगा कि ये जो हल्ला मच चुका है ये नॉर्मल नेगोशिएशन से या आर्बिट्रेशन से सुलझने वाला मामला नहीं है। गवर्नमेंट ने क्या करा, फॉरेन इनके डिस्प्यूट को इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल के पास रेफर कर दिया। अब इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल ही क्या करेगा, अपना डिसीजन देगा कि आपकी फैक्ट्री में क्या है, प्रॉपरली सेफ्टी मेजर्स जो भी हैं वो फॉलो किए जाए, सारे रूल्स प्रॉपरली माने जाए एंड वर्कर्स की सेफ्टी का प्रॉपर ध्यान रखा जाए। फायर के रिलेटेड भी जो भी मेजर्स बनाए हैं उन्हें प्रॉपरली अडॉप्ट करो, फॉलो करो। फिर क्या होगा, फैक्ट्री वालों को फॉलो करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल की ओर से ऑर्डर आ गया है। तो इस तरह से जब कारण बन जाते हैं ना तो गवर्नमेंट को बीच में इंटरवीन करना पड़ता है, क्योंकि पब्लिक सेफ्टी उनकी प्रायोरिटी होती है, तब फिर उनको बीच में आना ही पड़ता है। सो आई होप ये सेक्शन भी क्लियर। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सेक्शन नंबर 10I। अब यहाँ पे पता क्या हुआ फ्रेंड्स, अब ना जब कहते हैं इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल जो है एज आर्बिट्रेटर, इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल एज आर्बिट्रेटर वो क्या करता है, अपना कोई भी डिसीजन देता है, मतलब कि अवार्ड देता है, तो उसके वो क्या है, जो कॉपीज होती है ना उस अवार्ड की वो दोनों पार्टीज को देगा, मतलब कि वर्कर साइड को भी और एम्प्लॉयर साइड को भी। इसके साथ साथ जो कमिश्नर ऑफ लेबर होता है उसको भी कॉपी मिलेगी, रजिस्ट्रार को भी मिलेगी एंड साथ ही साथ स्टेट गवर्नमेंट को भी उस अवार्ड की कॉपी मिलेगी। एक तो ये क्लियर होगी कि किन किन को अवार्ड की कॉपी मिलती है। दूसरा, जब रजिस्ट्रार को वो कहते हैं अवार्ड की कॉपी मिलती है, वो क्या करते हैं, उसकी एंट्री डालता है उस अवार्ड की, तो वो क्या, वो एक ऑफिशियली रिकॉर्ड बन जाता है। ये भी क्लियर। एक्चुअली फ्रेंड्स मैंने आपको वीडियो के इंट्रो में बताया था, बोला था कि सेक्शन 10A से 10I तक कवर करेंगे, नहीं 10A से 10J तक कवर करेंगे। लास्ट वीडियो में भी आई थिंक मैंने कुछ ऐसे करा, मैंने बोले सेक्शंस कम और बाद में कवर ज्यादा करवा दिए, थोड़े 2-4 एक्स्ट्रा करवा दिए। अभी भी ऐसा ही है। चलो सेक्शन 10J समझते हैं, फिर मुझे ये अगली वीडियो में हम 11 सेक्शन से स्टार्ट करें, है ना, इसीलिए चलो 10J भी समझ लेते हैं। वो छोटा सा सेक्शन है, बस इतना ही यहाँ पे बताया गया है कि जो प्रोसीडिंग है पूरी हुई है वो तभी कंप्लीट मानी जाती है जब वो जो अवार्ड डिसाइड हो गया ना जो भी, उसको क्या है ऑफिशियली पब्लिश कर दिया जाता है सेक्शन 17 के तहत। मतलब कि या तो गवर्नमेंट के ऑफिशियल गैजेट में या फिर जो भी गवर्नमेंट ने प्रिस्क्राइब मैनर बता करके रखा है कि आपको इस मैनर में से पब्लिश करना है, उस मैनर में जब आप कर देते हो ऑफिशियली अपने अवार्ड को पब्लिश, तभी माना जाएगा कि ये पूरी की पूरी प्रोसीडिंग जो है वो कंप्लीट हो गई है। सो माय डियर फ्रेंड्स, मिलते हैं अपकमिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैप्पी लर्निंग।